Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastava. Students, today in this video we are going to study the 6th chapter from civics book, and the name of the chapter is the political parties. Students, we have already studied the first lecture video. Now this is the second lecture. So the topic is how many पार्टीज शुड वी हैव। तो पिछले वीडियो में हमने जैसे पढ़ा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, यानी हमारे देश में या किसी भी देश में कितनी पार्टी कम से कम होनी चाहिए। तो इसके बारे में देखिए, पढ़ते हैं। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कोई भी डेमोक्रेसी हो तो उस डेमोक्रेसी में लोगों का कोई भी ग्रुप है सिटीजन्स का, वो पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है। वो कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे देशों में, प्रत्येक देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर इंडिया की बात करें तो 750 से ज़्यादा पार्टीज़ हमारे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। लेकिन ये सारी की सारी पार्टी जो 750 से ज़्यादा हैं वो सभी की सभी जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती, यानी वो सीरियसली इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़, यूजली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज़ आर effectively in the race to win elections and form the government। तो सामान्यतः केवल कुछ हैंडफुल पार्टीज़ होती हैं, यानी मुट्ठी भर कह सकते हैं। मुट्ठी भर का मतलब थोड़ी सी पार्टीज़ होती हैं जो कि इफ़ेक्टिवली तरीके से जो इलेक्शंस को विन करने की रेस होती है उसमें शामिल होती हैं, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट भी फॉर्म करती हैं, यानी गवर्नमेंट भी बनाती हैं। सो द क्वेश्चन देन इज, तो फिर प्रश्न ये उठता है आखिरकार कि आखिर हाउ मैनी मेजर और इफ़ेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, कि एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टीज़ मेजर पार्टी होनी चाहिए, कितनी पार्टीज़ अच्छी होनी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, जिससे कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें और आगे जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, देश को चलाने का काम करें। तो देखिए, उसके लिए हम पढ़ते हैं जनरली बहुत से जो देश होते हैं सब में अलग अलग पार्टीज़ होती हैं। सब में जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो भी डिफरेंट तरीके का है। तो हम पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनमें वन पार्टी सिस्टम होता है। तो देखिए, इन सम कंट्रीज़ ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, है ना। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही पार्टी को हमारी जो सरकार होती है उसको रन करने का, उसको कंट्रोल करने का पूरा जो जिम्मेदारी उन्हीं को ही होती है, उनको परमिशन होती है। यानी वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन या वहाँ का जो संविधान वगैरह है वो इस तरह का होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी को गवर्नमेंट चलाने की परमिशन होती है। तो दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वन पार्टी सिस्टम, जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार होती है। तो जैसे हमने पढ़ा था क्लास 9th में दैट चाइना में क्या था, ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल, कि वहाँ पर अभी भी हम जानते हैं केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही रूल करने की परमिशन होती है, यानी वही रूल करती है। एंड ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। अगर लीगली स्पीकिंग, लीगली तरीके से, कानूनी रूप से अगर कहा जाए तो जो लोग हैं वो हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म करने के लिए फ्री होते हैं। इट डज़ नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज़ नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, अपनी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि वो बनाए। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है
वो फ्री कंपटीशन पावर के लिए इलेक्शन में जो है नहीं करने की परमिशन देता है, यानी करने की परमिशन नहीं देता है। फ्री कंपटीशन वहाँ पर नहीं होता है। वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन। हम इस वन पार्टी सिस्टम को एक अच्छा ऑप्शन नहीं कह सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, क्योंकि ये कहीं से भी बिल्कुल डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू कॉम्पीट इन इलेक्शन एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कॉम्पिटिंग पार्टीज टू कम टू पावर, है ना। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर होता है तो उसको कम से कम 2 पार्टीज़ को ये अलाउ करना चाहिए कि वो इलेक्शन में कॉम्पीट करें, एक दूसरे से प्रतियोगिता करें, और प्रत्येक के पास ये अवसर होना चाहिए, एक चांस होना चाहिए कि वो इलेक्शन को विन करे और विन करके जो पावर है उसमें आ जाए, यानी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो नेक्स्ट देखें, फिर हमारे पास है 2 पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज, है ना। कई देश हमने ऐसे देखे हैं जिनमें क्या होता है कि जो पावर है वो हमेशा सिर्फ 2 ऐसी पार्टीज होती हैं जिनमें चेंज होती रहती है। कभी या तो एक पार्टी के हाथ में होती है या फिर वो दूसरी पार्टी के हाथ में होती है, उसके अलावा कोई तीसरी पार्टी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती या नहीं कर पाती। तो सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, मतलब पार्टी तो एग्जिस्ट होती हैं, कंटेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करती हैं, एंड विन अ फ्यू सीट्स इन दी नेशनल लेजिस्लेचर, और वो अपने जो नेशनल लेजिस्लेचर होता है उसमें कुछ सीट्स भी वो पा लेती हैं, यानी जीत जाती हैं इलेक्शन में। बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन वहाँ क्या होता है कि केवल 2 ही ऐसी पार्टी होती हैं जिनको मेजॉरिटी में इलेक्शन जीतने का चांस होता है, और वही इलेक्शन जीत जाती हैं और फिर वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। मतलब दूसरी पार्टी जो होती हैं वो 1-2 सीट जीत लेती हैं, लेकिन कभी भी उनका बड़ा रोल नहीं होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने में, क्योंकि 1-2 सीट से जो मेजॉरिटी में आया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने के बाद ही सपोर्ट कर लेने के बाद ही वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए, ऐसा वहाँ नहीं होता है। मोस्टली वहाँ जो 2 मेन पार्टी होती हैं उन्हीं को ही इतनी मेजॉरिटी मिल जाती है, इतनी सीट्स मिल जाती हैं कि उनमें से कोई एक पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। तो इस तरह का सिस्टम देखिए कहाँ पर है। इस तरह के सिस्टम को हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वहाँ 2 पार्टी ही मेजर पार्टी होती हैं हमेशा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है ना, जिसको हम यूके यानी इंग्लैंड भी कहते हैं। इसमें इंग्लैंड है, आपका ब्रिटेन है, ये भी शामिल होते हैं। तो अमेरिका और ये यूके, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ 2 पार्टी रहती हैं, तीसरी पार्टी नहीं होती है, या होती हैं तो वो उनका कोई एक तरह का एग्जिस्टेंस होता नहीं है, होती तो हैं पर होता नहीं है। तो इन कंट्रीज़ में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम चलता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना। ये मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, देखिए, इफ़ सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर and some more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. So what is multi-party system? Multi-party system is generally the same as we see in our country India. तो जैसा हम इंडिया में देखते हैं, अपने देश में देखते हैं कि हमारे देश में क्या होता है, सेवरल पार्टीज़ पावर के लिए कॉम्पीट करती हैं, यानी एक दूसरे से कंटेस्ट करती हैं, प्रतियोगिता करती हैं, और मोर देन 2 पार्टीज़ हैव अ रीजनेबल चांस, है ना, और 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के पास में रीजनेबल चांस होता है कि वो इलेक्शन को विन करे और पावर में आए, चाहे भले ही उसको वो अपने आप अपनी पावर से ही, अपनी स्ट्रेंथ से ही आए, या फिर वो दूसरी पार्टीज़ के साथ अलायंस करके आए। तो इस तरह की कंडीशन कई बार हमारे देश में देखने को मिलती है कि एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है कभी कभी, और उसको दूसरी पार्टीज़ के साथ में अलायंस करना पड़ता है।
है ना। अलायंस का मतलब सहयोग लेना पड़ता है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। हालांकि देखने में ये आता है कि आप ये देखोगे कि हमारे देश में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी ही दो ऐसी मेन पार्टी रही हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही हैं। और अभी तक आपने ये सोचा होगा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी और तब से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की है, और उससे पहले हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। कांग्रेस की गवर्नमेंट हमेशा नहीं रही है पूरी तरह से। कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टीज़ के साथ में उसने अलायंस किया है, तो उसकी जो अलायंस पार्टी हैं उनके सहयोग से गवर्नमेंट बनी है। कभी भी बहुत ही कम, शायद 1 या 2 बार हुआ होगा, इंदिरा गांधी थी शायद तब हुआ था एक बार, कि जब मेजॉरिटी मिली थी कांग्रेस पार्टी को, है ना। अभी आप मनमोहन सिंह सरकार के बारे में जानते ही होंगे। तो जो मनमोहन सिंह सरकार का फर्स्ट जो टर्म था 5 ईयर का, है ना, जब वो 2004 में जब वो बने थे, तो उस समय क्लियर मेजॉरिटी उनको नहीं मिली थी कांग्रेस पार्टी को। यानी अकेले कांग्रेस पार्टी के पास इतनी सीट्स नहीं थी कि वो अपने दम पर ही पूरी गवर्नमेंट को बना सके, लेकिन दूसरी पार्टीज़ ने उसको सहयोग किया, तो उनके सहयोग से ही उनको इतनी सीट मिल गई कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। जैसे हमारे यहाँ 272 की रिक्वायरमेंट होती है मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, लेकिन 2004 में जो गवर्नमेंट बनी कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह सरकार में प्रधानमंत्री बने, तो तब उनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। दूसरी पार्टी जो उनकी अलायंस पार्टी थी, उनकी हेल्प से, उनके सपोर्ट से वो गवर्नमेंट बनी थी। तो मोस्टली ऐसा होता है ना। और बीजेपी की वैसे जो अभी गवर्नमेंट बनी है दोनों बार, वो क्लियर मेजॉरिटी से बनी है, उसमें किसी भी दूसरी पार्टी का अलायंस तो है, लेकिन अगर वो अलायंस नहीं भी होता उसका सपोर्ट, तो भी वो बन सकता था। तो मल्टी पार्टी सिस्टम आपको समझ में आ ही गया होगा। दस इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, और इसीलिए हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलाइशन। यानी इसमें क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में जनरली होता क्या है कि बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, वो मिल करके कोलाइशन में गठबंधन करके क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं या गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। यानी जब देखो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अलायंस किसे कहते हैं, फ्रंट किसे कहते हैं। तो जब कई पार्टीज़ मिल कर के, है ना, एक मल्टी पार्टी सिस्टम में जब कई पार्टी मिल कर के आपस में हाथ मिलाती हैं इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए और पावर को विन करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं अलायंस कहते हैं, फ्रंट कहते हैं, है ना। जैसे मतलब कहने का ये, जैसे मैं आगे समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इन इंडिया, है ना, देयर वर थ्री सच मेजर अलायंसेस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो 2004 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, तो उस दौरान इंडिया के अंदर 3 मेजर अलायंसेस थे, है ना। वो 3 मेजर अलायंस कौन थे, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट, ये थे, है ना। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, ये किसका है, ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है ना, राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन या सहयोग जो भी है। और ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, यानी ये कांग्रेस पार्टी वाला जो अलायंस है, इसको यूपीए कहते हैं। एनडीए यूपीए आपने सुना ही होगा, एनडीए बीजेपी का है और यूपीए कांग्रेस पार्टी का है। और एक है हमारे देश में लेफ्ट फ्रंट, जिसको आपने वाम मोर्चा नाम से कई बार न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा। तो ये 3 फ्रंट थे, 3 अलायंस थे, उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण अलायंस थे। तो यही, जैसे हम बात करते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, एनडीए, तो एनडीए क्या है, एनडीए भारतीय जनता पार्टी का एक अलायंस है, लेकिन इसमें मेन पार्टी हालांकि भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इसमें कई पार्टी दूसरी शामिल हैं। जैसे पहले, अब शिवसेना नहीं है, पहले शिवसेना हुआ करती थी,
बजरंग दल है, इसके अलावा एक यूपी में अपना दल है वो हुआ करता था, एक समता पार्टी है। तो कई इस तरह की पार्टी थी जो इसके साथ में जुड़ी हुई थी। मतलब जब भी ये इलेक्शन होते तो क्या होता है कि ये जो पार्टी समता पार्टी है ना, शिवसेना है, इस तरह की जो पार्टी थी जो इनकी अलायंस थी, वो जब इलेक्शन जो भी सीट जीती थी तो वो सीट एनडीए की सीट मानी जाती थी, बीजेपी की। तो इस तरह का ऐसी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। तो यूपीए के साथ में, कांग्रेस के साथ में और भी बहुत सी पार्टीज़ हैं जो उसके साथ मिलकर के इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। तो अगर वो पार्टीज़ भी कोई भी सीट जीतती हैं तो उनको इनडायरेक्टली यही कहा जाता है कि वो यूपीए की सीट्स हैं। तो ऐसे ही लेफ़्ट फ्रंट है, ये हमारा लेफ़्ट फ्रंट जो है वो स्पेशली जो हमारे वेस्ट बंगाल है या केरला है या फिर जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनमें कुछ में ये शामिल है। इसका हमारे जो नॉर्थ स्टेट है या सेंट्रल स्टेट्स हैं हमारे देश की, उनमें इतना ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो अक्सर हमको थोड़ा लगता है मेसी लगता है, यानी बड़ा अजीब लगता है और वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की ओर जाता है। यानी उससे ऐसा लगता है कि इससे राजनीतिक अस्थिरता सी बनी रहती है, क्योंकि बहुत सारी पार्टी होती हैं, है ना। अब एक पार्टी जीत नहीं पाती है, कभी कभी हमें ऐसा लगेगा दो पार्टी हो तो सही है, एक पार्टी जीतेगी दूसरा लूज करेगी तो उनकी गवर्नमेंट होगी। हमारे देश में क्या है कि अलग अलग पार्टी हैं, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती है। अब उनको मिल करके गठबंधन करके अलायंस करके जो है गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। तो उसमें आप कहेंगे कि प्रॉब्लम रहती है। मान लीजिए किसी सरकार ने, जैसे मान लीजिए गठबंधन से सरकार बनी और किसी दूसरी पार्टी ने उसका सपोर्ट खींच लिया, मना कर दिया कि अब हम सपोर्ट, वो बाद में किसी पॉलिसी से किसी भी रीजन से वो उनका साथ नहीं देना चाहती है तो वो उनसे हट जाती है, दूर हट जाती है, तो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो इसको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कहते हैं। तो ये पॉसिबल है मल्टी पार्टी सिस्टम में। तो ऐसा लगता है कई बार कि ये सही नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसी समय हम देख सकते हैं कि जो ये सिस्टम है वो एक वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस को अलाउ करता है। यानी इसमें जब इस तरह से लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, जब अलायंस बनते हैं, जब अलग अलग पार्टीज़ शामिल होती हैं, तो क्या होता है, जो लोग हैं उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको एक अच्छा इंटरेस्ट और ओपिनियन मिल जाती है, उसकी परमिशन मिल जाती है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी में जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी नहीं जीत पाई है, लेकिन दूसरी पार्टी जो उसके अलायंस हैं उनकी हेल्प से वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब क्या होगा कि जो अलायंस पार्टी हैं उनकी भी जो लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, उनको भी कोई मिनिस्टर का पद दिया जाएगा। तो वो जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, वो अपने उस क्षेत्र और अपनी उस कम्युनिटी के लिए बेनिफिट वाला काम करेंगे। तो मतलब इस तरह से क्या होगा कि सभी का डेवलपमेंट होगा, सभी के लिए बेनिफिट होगा। सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर, तो इनमें से सबसे अच्छा कौन है। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। तो दिस का मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा कि 3 पार्टी सिस्टम पढ़े, है ना, सिंगल यानी कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो अब आप ये पूछेंगे कि इनमें से तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है ना। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या है, पर बेस्ट आंसर इसका क्या है कि ये क्वेश्चन ही वेरी गुड क्वेश्चन नहीं है, यही इसका सबसे अच्छा आंसर है। तो ऐसा क्यों है, तो देखिए समझते हैं। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। यानी पार्टी सिस्टम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे किसी कंट्री को चूज़ करना चाहिए कि मैं 1 पार्टी सिस्टम चूज़ करूँ कि सेकेंड डबल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना। इट इवॉल्व्स एवर ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, है ना। ये एक लंबे समय में इवॉल्व होता है, यानी डेवलप होता है। और जो सोसाइटी है, सोसाइटी का जो नेचर है, समाज जो देश के अंदर जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह की समाज है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो प्रवृत्ति है, उस पर डिपेंड करता है। इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, इसके जो सामाजिक और धार्मिक जो डिवीज़न है, जो विभाजन है देश का,
है ना, उस पर डिपेंड करता है। इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, है ना, इसकी हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिक्स की हिस्ट्री क्या है और उस देश के इलेक्शन का सिस्टम क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली, और ये बहुत ही जल्दी चेंज नहीं हो सकता है। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, यानी कोई भी देश के अंदर जो पार्टी सिस्टम डेवलप होता है वो स्पेशली उस देश की जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज होती हैं, उस देश की जो परिस्थितियां होती हैं उनके आधार पर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें वन पार्टी सिस्टम चूज करना चाहिए या 2 पार्टी या 3 पार्टी या मल्टी पार्टी। हमें तो वो डिपेंड करता है कि हमारे देश की कंडीशन क्या है, हमारे देश में जो लोग रहते हैं किस तरह के। जैसे अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आगे हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी आएगा कि वाई मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ बेटर फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम बेटर क्यों है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो ये इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम बेटर इसलिए है क्योंकि हमारे देश में हम जानते हैं 28 स्टेट्स अब हैं, वैसे पहले 29 थी, और जम्मू एंड कश्मीर जो था वो अब स्टेट नहीं रहा है, अब आपको पता ही होगा, है ना। जम्मू और कश्मीर एक टेरिटरी बन गया है। पूरे जम्मू और कश्मीर को 2 पार्ट्स में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया, एक लद्दाख यूटी बन गया और जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी बन गया। तो इस तरह से हमारे स्टेट कम हो गए, लेकिन हमारे जो यूटी हैं उनकी संख्या बढ़ गई। पहले यूटी 7 थे तो वो अब 9 हो गए, और स्टेट हमारे 29 थे तो वो अब 28 हो गए। तो हमारे देश में ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि हमारे देश में डिफरेंट टाइप के पीपल पाए जाते हैं। हमारी जो स्टेट हैं सभी एक जैसे नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले हमारे देश में लोग हैं, हर तरीके से डिफरेंट हैं। तो इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में बहुत ही बेटर है, सही है। तो देखिए यहाँ पे यही दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री इज़ नॉट ईजीली एब्जॉर्ब बाई 2 और इवन 3 पार्टीज़। यानी अगर हमारे देश में जो जोग्राफिकल और सोशल डाइवर्सिटी जितनी है ना, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी और इतनी बड़ी कंट्री होने के लिए अगर 2 और 3 पार्टीज़ केवल होती तो शायद वो देश की जो कंडीशन है या जो पॉलिटिकल स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं बन पाती। यानी इतना बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ा है, और ऐसे देश में और उसमें भी डिफरेंट बहुत सारे ज्योग्राफिकल और सोशल डाइवर्सिटी हमारे देश में विभिन्नता पाई जाती है। तो इस वजह से हमारे देश में एक या दो पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाता। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशन। तो हम फाइनली यही कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो 1 पार्टी 2 पार्टी या मल्टी पार्टी, कोई भी सिस्टम आइडियल सिस्टम नहीं है। हम एक आदर्श सिस्टम ऐसे नहीं कह सकते कि एक सिस्टम ऐसा है जो हर कंट्री के लिए अच्छा है। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलती, तो वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पर डबल पार्टी सिस्टम ही बेटर है, 2 पार्टी सिस्टम। तो इसलिए हमको ये देखना है कि वहाँ की कंडीशन क्या है, उस आधार पर ही हम मल्टी पार्टी या डबल पार्टी सिस्टम को रखते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए पढ़ते हैं आगे हम, एक नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं। देखिए इस चैप्टर में हम बहुत सारी जो हमारे देश की जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होती हैं। मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग जो एक ही ओपिनियन के होते हैं वो मिल कर के एक पार्टी फॉर्म करते हैं और अपनी पॉलिसीज़ को निर्धारित करते हैं लोगों के बेनिफिट के लिए। देखिए अब पढ़ते हैं नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं। तो डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जितनी भी डेमोक्रेसीज होती हैं जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, फेडरल सिस्टम आपको मैंने प्रीवियस एक चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में बताई था जिसमें फेडरेशन था। तो फेडरल कंट्री या फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड होती है ना। एक से एक जो है एंटर कंट्री के लिए होता है और गवर्नमेंट होती है, और दूसरी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ के लिए या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए होती है।
तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह के सिस्टम में स्पेशली 2 काइंड की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है, देखिए, पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। यानी एक तरह की पार्टी तो वो होती है जो कि केवल ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट के लिए, यानी फेडरल की जो एक यूनिट होती है उसके लिए प्रेजेंट होती है, और दूसरी पार्टीज ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, यानी फेडरेशन की जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी के लिए होती है। यानी एक तो जो कह सकते हैं हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट में कि क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी। देखिए इसी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वेल, हमारे देश में भी यही केस है। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी, यानी कुछ पार्टीज़ कैसी हैं, कंट्री वाइड। कंट्री वाइड का मतलब होता है कि ये नेशनल पार्टीज़ हैं। नेशनल पार्टी होने का मतलब है कि वो किसी भी स्टेट में इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। हमारे यहाँ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, तो वो किसी भी स्टेट या यूटी में इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। तो जो नेशनल पार्टीज़ का जिनको दर्जा मिला हुआ है, दीज पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट, और लगभग बहुत सारे स्टेट्स में इनकी यूनिट्स होती हैं। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज़ डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। और उसी समय मतलब ये अलग अलग तो होती हैं अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी तरह की स्ट्रैटेजी होती है ना, इन अलग अलग क्षेत्रों में इन पार्टी की, वो जो नेशनल लेवल पर जो लीडर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है वही पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती हैं, चाहे वो किसी भी दूसरी यूनिट में हो, है ना। सभी एक ही तरह की पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं। तो ये होता है जो नेशनल पार्टी। ऐसी आप देखिए पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। हमारे देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, उसको क्या करना होता है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ में उसको रजिस्टर होना पड़ता है, यानी वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज़ इक्वली, और जो हमारा कमीशन है इलेक्शन कमीशन, वो जितनी भी पार्टीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, है ना। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सभी पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है। इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड स्टेब्लिश्ड पार्टी। हालांकि जो लार्ज और स्टेब्लिश्ड पार्टी हैं, जो बड़ी और पहले से ही स्टेब्लिश्ड हैं, उन पार्टी को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी प्रदान करता है। दीज पार्टीज़ आर गिवन ए यूनिक सिंबल, है ना, जैसे कि इन पार्टीज़ को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल, और उस पार्टी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, मतलब उस पार्टी ने ऑफिशियली जो जिस कैंडिडेट को एक तरह से अपनी तरफ से पुटअप किया है या फिर कहें कि उसको टिकट दी है, तो वही कैंडिडेट क्या कर सकता है इलेक्शन में, उस इलेक्शन सिंबल का यूज कर सकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है वो कमल का फूल है, तो उसे कोई भी दूसरा, जैसे मैं चाहूँ मैं एक पार्टी बना लूँ और मैं कमल का फूल जो है चुन लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो मुझे अपनी पार्टी के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ तो मुझे वही सिंबल चूज़ करने की परमिशन मिल जाएगी। तो पार्टीज़ दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज़। तो ऐसी जो पार्टी होती हैं जो कुछ प्रिविलेज माने कुछ बेनिफिट प्राप्त करती हैं या फिर कोई दूसरी स्पेशल फैसिलिटीज़ प्राप्त करती हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पर्पज़ के लिए रिकॉग्नाइज्ड कर दिया जाता है। तो दैट इज़ वाई दीज पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसीलिए इन पार्टीज़ को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक डिटेल्ड क्राइटेरिया दिया हुआ है
कि उसको किसी भी पार्टी को अगर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी उसे वोट्स हासिल करने पड़ेंगे, कितनी उसे सीट्स हासिल करने पड़ेंगे, तब जा कर के वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनेगी। तो ये सारा क्लियरली मेंशन किया गया है। तो देखिए एक पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, नेशनल पार्टी। अब पढ़ते हैं देखिए स्टेट पार्टी, है ना। स्टेट पार्टी में क्या होता है, ये पार्टी सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट पार्टी क्या है। ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in is recognized as a state party। तो देखिए पढ़ते हैं स्टेट पार्टी क्या होती है। जैसे हमने बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो उन कुछ पॉलिटिकल पार्टी आपने ऐसी देखी होंगी कि जो उसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही एग्जिट करती हैं, यानी वहीं पर हैं वो, और वो पूरे देश में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाती हैं। जैसे हम बात करें कि शिवसेना ये महाराष्ट्र में है ना। महाराष्ट्र के अलावा और कहीं, जैसे हम यूपी में जो वो इलेक्शन होते हैं मुख्यमंत्री वाले, ये स्टेट पार्टी स्पेशली मुख्यमंत्री के इलेक्शन में ज़्यादा काम महत्वपूर्ण रहती है। तो जैसे हम बात करें हमारे यूपी की ही समाजवादी पार्टी की बात करें, है ना, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसकी अगर हम बात करें तो वो कैसी है, एक स्टेट पार्टी है ना। स्टेट वो यूपी के अलावा और कहीं उसका ज़्यादा वजूद नहीं है, केवल यूपी के अंदर ही उनका ज़्यादा कह सकते हैं वजूद है, या वो आगे किसी और स्टेट में सीट नहीं जीत पाती, केवल यूपी में ही वो मेजॉरिटी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत पाती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है कि पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, विधानसभा, यानी किसी भी स्टेट का जो विधानसभा चुनाव होता है, विधानसभा का मतलब मुख्यमंत्री के लिए, सीएम के लिए जो इलेक्शन होता है, तो इस इलेक्शन में क्या होता है, अगर कोई पार्टी कम से कम 6% जो टोटल वोट, जितने भी वोट पड़े हों, यानी पूरे राज्य में इस सीएम के इलेक्शन के लिए टोटल जितने भी वोट पड़े हों, अगर उन वोट का, सीट नहीं बात कर रहे हैं हम, सिर्फ वोट की बात कर रहे हैं, तो उन वोट का 6% अगर उसको प्राप्त हुआ हो, और साथ ही साथ विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन और उसने कम से कम 2 सीट जीती हों, यानी 2 सीट जीती हों कम से कम, 2 से ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर 2 से कम नहीं हो, तो 2 या 2 से ज़्यादा सीट उसने जीती हों, और जो वोट प्रतिशत है उसका वो भी टोटल वोट का लगभग 6% हो, तो हम कहेंगे कि वो पार्टी कैसी है, स्टेट पार्टी, यानी उसे स्टेट पार्टी का दर्जा उस समय मिल जाएगा। समझ में आ गया ना स्टेट पार्टी। इसके बाद देखें नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टीज कौन सी होंगी, मतलब ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो उसको क्या करना होगा, उसको जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन, है ना, लोकसभा इलेक्शन हम किनको कहते हैं, जो उस प्रधानमंत्री वाले चुनाव होते हैं, है ना, तो जो प्रधानमंत्री वाले चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो उनमें उसे क्या हासिल करना है, क्योंकि वो इलेक्शन किस में होते हैं, पूरी कंट्री में होते हैं। तो अगर उन इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगभग 6% जितने भी वोट पड़े हों पूरे देश के अंदर, है ना, लोकसभा जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश में ही होते हैं, तो हर स्टेट में होते हैं, तो उस इलेक्शन में टोटल जितने वोट पड़े हों उन वोट का 6% कम से कम उसको मिला हो, और साथ ही साथ, और वो भी 4 स्टेट्स में, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और उसने लोकसभा की जो सीट हैं वो कम से कम 4 सीट जीती हों, तो 4 स्टेट में तो उसको 6% कम से कम वोट हासिल हुआ हो, और टोटल उसने कम से कम 4 सीटें जीती हों इस लोकसभा इलेक्शन में, तभी इस पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा।
तो अंतर समझ में आ गया ना। स्टेट पार्टी में क्या था कि जब स्टेट असेंबली का चुनाव हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी कि विधानसभा का मुख्यमंत्री का चुनाव हो, तब उसको ये 6% वोट और 2 सीट्स उसको हासिल करनी है उस इलेक्शन में, तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। और अगर नेशनल पार्टी में है, नेशनल पार्टी बनना है, तो उसको लोकसभा चुनाव में, यानी कि प्रधानमंत्री वाले पीएम वाले इलेक्शन में उसको लगभग 4 स्टेट में 6% वोट हासिल करना पड़ेगा अलग अलग, और साथ ही साथ टोटल सीट्स में से 4 सीट कम से कम उसको विन करनी पड़ेंगी, तब जा कर के वो क्या बनेगी, नेशनल पार्टी। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ इन द कंट्री इन 2018। तो हमारे जो 2018 था, तो उसमें 7 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं 2018 के अकॉर्डिंग। अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो देखिए इसमें ये कौन कौन सी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। जैसे पहले हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम AITC भी कह सकते हैं, और दूसरी है बहुजन समाज पार्टी BSP, जो कि मायावती जी की पार्टी है और हाथी इसका सिंबल है। भारतीय जनता पार्टी BJP है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये CPI है ना। वैसे ये किसी समय पे कांग्रेस का ही एक पार्ट हुआ करती थी, है ना, लेकिन ये अब अलग है। और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसको मार्क्सिस्ट भी कहते हैं, है ना। एक मार्क्सिस्ट का मतलब होता है, एक विद्वान रहे थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो ये कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे उन पर आधारित है। तो ये रशिया में थे शायद, तो उनके आधार सिद्धांतों पर ये पार्टी चलती है, तो इसको CPIM कहते हैं। और एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आप अच्छे से जानते ही हैं, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। इसकी स्थापना के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ ये कि 28 दिसंबर और 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये देखा जाए तो हमारी इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, और विश्व की भी जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है NCP, है ना। NCP का वैसे ये है तो एक नेशनल पार्टी, लेकिन इसका जो ज़्यादातर जो कह सकते हैं जो इसकी पावर है वो केवल महाराष्ट्र के अंदर ही ज़्यादा है। और इस समय भी जो महाराष्ट्र में जो एक गठबंधन सरकार चल रही है, कांग्रेस, शिवसेना और NCP को मिला करके, तो NCP उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रही है जो प्रेजेंट समय में जो गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके नाम अभी हमने पढ़े, है ना, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको जितना क्लियर हो गया हो तो वो मुझे आप बताइए, और अगर किसी भी तरह का यहाँ पर आपको डाउट नज़र आता हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।